नमस्कार। मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूं धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड एनी बेसेंट। जिस तरह से पिछले कई चैप्टर में हमने देखा, राजा मोहन राय उनके ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती एवं उनका आर्य समाज, फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, यानी एक धर्म सुधार आंदोलन का जो एक कड़ी चल रहा है, उस कड़ी का ये जो अगला भाग है वह है थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड एनी बेसेंट। अब थोड़ी सी नाम अलग दिखेगा क्योंकि यह इंग्लिश नेम है और इसकी स्थापना भी भारत में नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन इसकी संस्थाएं बाद में भारत में आई। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी, यानी एक अमेरिकन सोशल रिफॉर्मर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए इसके जितने शब्द आएंगे वे इंग्लिश में आएंगे। तो इसलिए हमने भी प्रयास किया है कि उसी लैंग्वेज में ही इसको देखा जाए। एनी बेसेंट का नाम इसलिए आता है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो चलाया वह एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया और अंत में अपने शरीर का त्याग भी वह भारत में की। तो चलिए हम इसको शुरू से देखते हैं। इसकी स्थापना कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे, इसका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले हम देखेंगे थियोसॉफिकल का अर्थ क्या होता है। तो थियो और सोफिक दो शब्दों से बना है। थियो का मतलब होता है दिव्य, या दिव्य को हम ईश्वर भी कहते हैं, और सोफिक का मतलब होता है ज्ञान। अर्थात थियोसॉफिक का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, यानी ईश्वर का ज्ञान। इसलिए इसका नाम पड़ा है थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी दिव्य ज्ञान वाली समाज। यह वह समाज है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ईश्वर के मूर्त रूप को नहीं मानता है। चलिए, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना थी वह 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क अर्थात यूएसए अमेरिका में हुई थी। आखिर इसकी स्थापना किसने की? तो तीन लोग थे उस समय। हेलेना ब्लावात्स्की, अर्थात शामिल सदस्य कौन थे? तो मैडम हेलेना ब्लावात्स्की, ये सदस्य हो गए। दूसरे कौन थे? तो हेनरी स्टील ऑलकट, अर्थात कर्नल हेनरी स्टील ऑलकट, ये दूसरे सदस्य हो गए। एक और सदस्य थे जिनका भी अहम योगदान इसमें रहा, विलियम क्वेन जज। विलियम क्वेन जज। तो आप देख सकते हैं कि तीन लोगों ने मिलकर
1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किया। ये 3 सदस्य कौन थे? तो मैडम हेलेना ब्लावात्स्की, मैडम हेलेना ब्लावात्स्की, कर्नल हेनरी स्टील ऑलकट और तीसरे थे विलियम क्वेन जज। तो 3 लोगों ने मिलकर के थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना यूएसए न्यूयॉर्क में किया। क्या ये लोग भी न्यूयॉर्क के रहने वाले थे? नहीं, ये लोग भी लगभग अलग अलग जगहों के थे। ये जो मैडम हेलेना ब्लावात्स्की थी, यह रूसियन थी, यानी रशियन मिस्टिक थी। मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यवादी। कौन? तो मैडम हेलेना ब्लावात्स्की। और जो कर्नल हेनरी ऑलकट थे, इनको थियोसोफिकल सोसाइटी का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी। कब? 1875 में। एक नजर फिर से, 1875 न्यूयॉर्क में रशियन मिस्टिक रहस्यवादी विचारधारा के मैडम हेलेना ब्लावात्स्की के द्वारा उनका सहयोग दिए कर्नल हेनरी स्टील ऑलकट, जो इसके फर्स्ट चेयरमैन बने, और इनके एक और सहयोगी थे विलियम क्वेन जज। तो 3 आदमी के मिलने से ये इस थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। इनका मेन मोटो क्या था? तो मेन मोटो था इनका यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी वैश्विक भाईचारा कायम करना। मोटो था यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी वैश्विक भाईचारा। मेन उद्देश्य था वैश्विक भाईचारा, यानी विश्व के सभी लोग भाईचारे में रहें, किसी तरह का विवाद नहीं हो, सबकी विचारधारा एक हो। और थियोसोफिकल यह साइंस पर आधारित था, यह साइंस को प्रायोरिटी देता था। या जो आध्यात्मिक पूर्ण की पहले की किताबें थी, जो भगवान मानने पर मजबूर करता था, वैसी चीजों का ये लोग इग्नोर करते थे और ये साइंस को के पर आधारित परख करके धर्म को चलाना चाहते थे। इसलिए थियोसोफिकल जो है उसको वेस्टर्न एजुकेशन कहा जाता है। थियोसोफिकल प्लस साइंस, यानी थियोसोफी प्लस साइंस। थियोसोफी प्लस साइंस बराबर, अगर इसको देखा जाए इसका हो जाता था, अगर मिला दिया जाए तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी बनता था। और ये लोग किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दिए? तो वेस्टर्न एजुकेशन को। ये जो पश्चिमी शिक्षा है वह ज्यादा बेटर है, क्योंकि वह शिक्षा साइंस पर आधारित थी और हमारी जो शिक्षा थी पौराणिक शिक्षा, वह वेद और पुराणों पर आधारित शिक्षा थी। तो इन लोगों ने एक मॉडर्न एजुकेशन को, यानी वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया। तो ये हो गई इसकी स्थापना, इसके मेन मोटो, इसके उद्देश्य। अब हम चलेंगे इंडिया की तरफ कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का क्या हुआ। तो वहां जब तक था वह एक नेशनल था, राष्ट्रीय था, क्योंकि एक देश में संस्थान थी। लेकिन 1882 ईस्वी में
इसका विस्तार हुआ 1882 ईस्वी में। इंटरनेशनल बोले तो जो चीजें अब तक न्यूयॉर्क में थी, अमेरिका में थी, अब इसका इंटरनेशनल यानी वैश्विक विस्तार इसका हुआ और इसके इंटरनेशनल जो हेड क्वार्टर है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर यानी अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, यह कहां हो गया? तो आरडीआर बोले तो मद्रास। कहां? तो मद्रास। आज के डेट में देखें तो वही मद्रास, आज चेन्नई है। घटना कब की है? 1882। इसकी अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, जो पहले कहां हुआ था? न्यूयॉर्क हुआ करता था। न्यूयॉर्क से कहां आ गया? मूव्ड टू इंडिया, या इसको यूं कहे द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर दैट वाज शिफ्टेड इन न्यूयॉर्क, दैट वाज मूव्ड टू अडयार मद्रास चेन्नई इन 1882। 1882 ईस्वी में न्यूयॉर्क में जो इसका मुख्यालय था वह भारत के अडयार मद्रास में शिफ्ट हो गया, जो आज के डेट में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और यहां आगे कुछ उसमें चेंजिंग भी हुए। थियोसॉफी का अर्थ भी बदला। अर्थ में क्या बदलाव हुए? तो इसमें चेंजिंग क्या हुआ तो इसको देखिएगा। तो थियोसॉफिकल यानी एक दिव्य ज्ञान है, तो ये भी एक फिलॉसफी है। थियोसॉफी को भी देखें, थियोसॉफी एक क्या है? एक फिलॉसफी। कैसा फिलॉसफी है? या वह फिलॉसफी है जिसमें मिस्टिसिज्म, यानी रहस्यवाद, उसके बाद में स्पिरिचुअलिज्म, दूसरा हो जाएगा स्पिरिचुअलिज्म यानी समर्पण, अध्यात्मवाद, इसको यूं कह सकते हैं, स्पिरिचुअल अध्यात्मवाद। और तीसरा जो है इसमें उसको शामिल किया गया है मेटाफिजिक्स। तीसरा चीज इसमें शामिल है मेटाफिजिक्स। इसको तत्व मीमांसा बोलते हैं। मीमांसा। अब देखिए, यह थियोसॉफी जो है यह भी एक दर्शन शास्त्र है, यह भी एक फिलॉसफी है, एक भी एक दर्शन है। लेकिन इस दर्शन में क्या शामिल है? तो मिस्टिसिज्म। तो मिस्टिसिज्म रहस्य छुपा हुआ है। स्पिरिचुअलिज्म, तो स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है इसमें भी अध्यात्मवाद है। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो शामिल है वो है मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, यानी किसी चीज को परखना तब मानना, यानी भौतिकवाद इसको कह सकते हैं। तो तीन चीजें इसमें मिली है, लेकिन इसको विशेष जोर दिया गया, तब यह क्या हो जाता है? थोड़ा सा अलग हो जाता है। और ये संस्थाएं भारत में चलती रही। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि स्थापना होती है इसकी 82 में और 88 में इसमें परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होंगे थोड़ा सा देखेंगे हम।
1888 संस्था है अडयार मद्रास में। इसमें एक नई मेंबर आती है, एक नई सदस्य का एंट्री होता है, यानी मेंबरशिप बोले तो एक नई सदस्य का आगमन होता है, और वह सदस्य कोई और नहीं बल्कि एनी बेसेंट है। यानी इस संस्था में एनी बेसेंट का आगमन होता है। यह एनी बेसेंट एक आयरिश महिला है, आयरलैंड की रहने वाली है, आयरिश महिला है। यह 1888 ईस्वी में अडयार में अपनी सदस्यता ग्रहण करती है। तब तक अगर देखें तो लगभग पूरे विश्व में एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप बोले तो भारत भी उस समय यूरोप का हिस्सा था, तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के जितने मुख्य शहर थे उसमें इसकी संस्थाएं स्थापित हो गई। और इसका जो मुख्य रोल था, उद्देश्य क्या था, तो पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, यानी इंडियन रेनेसां। रोल अगर देखें इसका मुख्य भूमिका, तो इंडियन रेनेसां, इंडियन रेनेसां, इंडियन रेनेसां का मतलब होता है भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसां। और क्या एक और इनका उद्देश्य था, कल्चरल रिवाइवल। इसके अतिरिक्त कल्चरल रिवाइवल, यह अर्थात सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सांस्कृतिक पुनरुत्थान। दो इनके मुख्य कार्य रहे कि भारत में पुनर्जागरण हो और सांस्कृतिक जो स्थिति है उसका फिर से उत्थान हो। और इस प्रयास में इनकी अहम भूमिका को देखते हुए 1907 ईस्वी में, तब 1907 जाने से पहले थोड़ी सी चर्चा और करेंगे हम इन पे, क्योंकि 1888 में हम मेंबर बनती हैं, इसकी अध्यक्ष भी बनेगी, लेकिन उसके पूर्व देखें तो 1898 अर्थात 1888 के जस्ट 10 साल बाद 1898 में, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में, कब, तो 1898 में। और देखेंगे आगे चलकर यही कॉलेज 1920 ईस्वी में बनारस हिंदू कॉलेज हो जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी बन जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अगर हिंदी में बोले तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय। किनके प्रयास से, तो मदन मोहन मालवीय के प्रयास से। तो यहां तक हमने देखा, थोड़ी सी और आगे चलते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि 1898 ईस्वी में जब वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी, तो 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना उसने बनारस में किया,
जो आगे चलकर 1920 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से वह जो सेंट्रल कॉलेज था वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। ये बात यहां तक थी। अब थोड़ी सी आगे चलते हैं। 1907 में एनी बेसेंट चेयरमैन बनी। चेयरमैन कहें या प्रेसिडेंट कहें, किसकी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की यह चेयरपर्सन बनी, या यूं कहे तो प्रेसिडेंट बनी, क्योंकि उस समय नाम प्रेसिडेंट हुआ करता था। और यह एनी बेसेंट, जिनका जन्म 1847 ईस्वी में आयरलैंड में हुआ था, लेकिन 1933 में इनकी मृत्यु इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी में होती है। और जब तक यह जिंदा थी, समाज कल्याण और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने कार्य किया। क्योंकि आप देखेंगे इनके रोल को 1907 फिर से आइए 1917, 10 साल का अंतराल चलते रहता है इनमें। उधर 1888 और 1898, 1907, 1917 इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट बनी। यानी अब तक 1885 से लेकर के अब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कोई भी महिला अध्यक्ष पद को नहीं संभाली थी, लेकिन 1917 में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट को मिला। आप सोच सकते थे कि इनकी क्या कर थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो भारत की संस्थान थी, उसकी प्रथम महिला आयरलैंड की थी। तो ये भारतीयों के विकास में, पुनर्जागरण में, सामाजिक पुनरुत्थान में इस तरह से अपना समय व्यतीत कर रही थी कि शायद भारत के लोग उतना नहीं कर सकते थे। तो 1917 के पूर्व की घटना देखते हैं। 1916 में ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना किए थे। होम रूल लीग। इस होम रूल लीग के दो विंग्स थे। एक महाराष्ट्र और पुणे से बाल गंगाधर तिलक संभाल रहे थे, और दक्षिण संपूर्ण भारत, यानी बाकी जो संपूर्ण भारत है, यानी पश्चिम को बाल गंगाधर तिलक और लगभग साउथ और नॉर्थ इंडिया को एनी बेसेंट संभाल रही थी। और दोनों अलग अलग अपना विंग चला रहे थे। दोनों होम रूल लीग की ही विंग थे, जो सोसाइटी में किस तरह से पुनरुत्थान हो उसके विकास के लिए काम कर रहे थे, देश के प्रति लोगों को आह्वान कर रहे थे। लेकिन 1920, आपको याद होगा, 1 अगस्त 1920 को जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत रहती है, 1 अगस्त 1920, इसी दिन से असहयोग आंदोलन की शुरुआत रहती है। लेकिन संयोग से इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन गांधी जी कहते नहीं, शायद तिलक को यही मंजूर था, इसलिए इस असहयोग आंदोलन को स्थगित नहीं किया जाएगा, उनके नाम से ही हम शुरू करेंगे। तो उस दिन मृत्यु हुई और स्वराज दल का गठन हुआ, क्योंकि उसको स्वराज सभा कहा गया उनके नाम से, क्योंकि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उन्हीं ने दिया था। तो स्वराज सभा। और ये जो होम रूल लीग था वह स्वराज सभा में विलय हो गया। इसी में दोनों आकर के शामिल हो गए, साउथ से भी और वेस्ट से भी। तो स्वराज सभा में मर्ज कर दिया गया और सभी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, क्योंकि गांधी का यह पहला लगभग राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। पूरे जीवन इन्होंने शादी भी किया, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन इन्होंने
जे कृष्णमूर्ति यानी जेडू कृष्णमूर्ति को इन्होंने अपना पुत्र माना, जे कृष्णमूर्ति या इनको जेडू कृष्णमूर्ति कहा जाता है ना। और इनको एडॉप्टेड सन बनाया इन्होंने, और ये महान दार्शनिक, आध्यात्मिक और सेंट फिलोसफर थे, महान फिलोसफर थे, और इन्हें विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है, यानी वर्ल्ड टीचर अर्थात विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। और इनकी एक पुस्तक है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। इन्होंने एक पुस्तक लिखी द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, यानी प्रथम और आखिरी आजादी, जो बहुत ही फेमस इनकी पुस्तक है। अगर बात करें हम एनी बेसेंट की, तो ये बहुत अच्छी राइटर थी, बहुत अच्छी वक्ता थी। इन्होंने भी कई किताबें लिखी हैं, लेकिन उनकी जो प्रमुख किताबें हैं द एंशिएंट विजडम, एनी बेसेंट की जो मुख्य किताबों की बात करें तो द एंशिएंट विजडम इनकी प्रमुख किताबों में से है। और एक और इनकी किताब है जो बहुत फेमस हुई थी, वह किताब है 7 ग्रेट रिलीजन्स, पहली, और दूसरी 7 ग्रेट रिलीजन्स। 2 पुस्तकें इनकी फेमस रही। तो आज हमने देखा थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड एनी बेसेंट, जिनका अहम योगदान रहा। फिर से एक बार हमने इसको रिकैप करते चलते हैं। 1875 न्यूयॉर्क में एक रशियन मिस्टिक, रहस्यवादी विचारधारा के दार्शनिक मैडम हेनरी ब्लावात्स्की के द्वारा कर्नल हेनरी स्टील वॉलकॉट के सहयोग से 1875 में इसकी स्थापना हुई। तो कर्नल हेनरी स्टील वॉलकॉट जो थे, ये प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। इसका मोटो जो था यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी वैश्विक भाईचारा लाना। 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। 1888 में एनी बेसेंट, जो आयरिश महिला थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी। और इस एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और वह 1898 में जिस सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई, 1920 में उस कॉलेज को मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। 1907 में एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, और 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट बनी। जीडू कृष्णमूर्ति को अपना एडॉप्ट किया, यानी दत्तक पुत्र बनाया, जो महान दार्शनिक थे, और उन्हें वर्ल्ड टीचर यानी विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। जीडू कृष्णमूर्ति की एक पुस्तक बहुत फेमस रही, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, और एनी बेसेंट की 2 किताबें जो काफी प्रसिद्ध रही, उसे बार बार लोग पढ़ना पसंद करते हैं। वह पुस्तक थी द एंशिएंट विजडम, और एक किताब थी 7 ग्रेट रिलीजन्स। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले टॉपिक में इसी धर्म सुधार आंदोलन का किसी अगले भाग को लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।